स्लाइड। हेलो 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 चलो निकालो, जो पीडीएफ बना के भेजा हूँ ना, ग्रुप में पीडीएफ बना के भेजा था ना। हाँ, उसको निकाल के देखो। देखिए, चौथा प्रकार का अर्थ माना गया है। अर्थ को बता रहे थे, 3 प्रकार का अर्थ होता है। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इससे पहले शब्द को बताया गया था। तो जो 7वां नंबर का सूत्र है, उसमें क्या बताया गया है? तात्पर्य अर्थो अपि केषुचित्। इसी के द्वारा चौथा नंबर में तात्पर्य रूपी अर्थ को माना गया है। तात्पर्य नाम का जो चतुर्थ अर्थभेद होता है, और इसको किसको माना है? मीमांसकों ने। ऐसा बताया गया था इसके पूर्व क्लास में। तो जो मीमांसक है, उनमें भी मतभेद है तात्पर्य अर्थ में।
अब दो मतभेद है, ठीक है। पहला है मतलब कि अभिहिता अन्वयवाद तथा दूसरा है अन्विता विधानवाद। इसको बताऊंगा बोला तो इसके बारे में चर्चा किया जा चुका था। तो देखिए जहाँ पर से जो पीडीएफ भेजा गया है आप लोगों को बना करके, अभिहिता अन्वयवाद ऐसा लिखा है, वहां पर से देखिए अभिहिता अन्वयवाद। इसका तात्पर्य क्या है? अभिहित अन्वय, अभिहित अन्वय मतलब अब यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है? दूसरा उल्लास मतलब कि शब्दार्थ निरूपण। तो अर्थ का निरूपण बताया जा रहा है, शब्द को तो परसों बताया जा चुका था। तो देखिए अभिहित, आप समझिए इसको, अभिहित अन्वयवाद। तो इनका तात्पर्य हम देखते चाहिए, किसी के द्वारा कुछ बोला जाता है, कोई कुछ बोलेगा, अमिधा शक्ति का निरूपण करेगा, उसके पश्चात ही हमको क्या होगा? अर्थ ज्ञान होगा। या शास्त्र इत्यादि पढ़े तो उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे तो अर्थ का ज्ञान होगा। तो ये जो, हाँ अभी तो जुड़ रहे हो वहाँ पर, हाँ तो उसको देख लेना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ये जितना बताया जा रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी शुरुआत ही हुआ है, अभी कुछ बताया नहीं गया। जो अभिहिता अन्वयवाद है, इनका मानना क्या है? अब दिमाग में लेकर के चलिए कि तीन अर्थ बताया गया है, लेकिन चौथा अर्थ जो है तात्पर्य अर्थ नाम का। हाँ, तीन अर्थ बताया गया था, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य, लेकिन जो सूत्र साथ में क्या बताया है? तात्पर्य अर्थों की केंद्रित करके। तो तात्पर्य अर्थ को बताया जा रहा है। तो जो अभिहिता अन्वयवाद है, हाँ अभिहिता अन्वयवाद अर्थात कि कुमारिल भट्ट और उनके जो अनुयायी है सारथी मिश्र आदि, वह क्या मानते हैं कि पहले पदों का प्रतीति होता है, पहले पदों का प्रतीति होता है। अभिहित, अभिहिता अन्वयवाद में पहला पद क्या होता है? मतलब कि अभिहित बना है ना, अभिहित मतलब कि क्या हो गया आप लोगों का? अभिहित अर्थात कि अमिधा शक्ति है वह पहले बोधित होता है या वह पहले आता है। तो अमिधा शक्ति का है या पद कहें, पहले पदों की प्रतीति होती है। मतलब कोई भी कुछ बोला अमिधा शक्ति के रूप में लेंगे तो बोलने से तात्पर्य हो जाएगा, मुख्यार्थ बात से हो जाएगा। आप साहित्य शास्त्र आदि पढ़ रहे हो या आप साहित्य शास्त्र इत्यादि पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, जो आपके सामने शास्त्र रखा रहेगा उसमें जो पद रहेगा उसको आप पढ़ते जाओ। तो ये जो अभिहिता अन्वयवाद है, यह क्या मानते हैं कि पहले पदों का प्रतीति होता है, पद या अमिधा शक्ति का प्रतीति होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। पद अर्थात कि क्या हो गया, जैसे कि आप कुछ भी पुस्तक पढ़ रहे हो तो उसमें जो पद लिखा रहता है, जैसे कि इसमें लिखा है अभिहिता अन्वयवाद, तो अभिहित अन्वयवाद ये तीन पद है, इसका पहले प्रतीति होगा। या अमिधा शक्ति का बोध होता है, ऐसा भी लिखा रहेगा कई पुस्तक में। तो अमिधा शक्ति मतलब कि जो मुख से बोला जाता है, मुख्यार्थ बात किया जाता है, वह अमिधा शक्ति होता है। तो उसका पहले मतलब कि क्या होता है? प्रतीति होता है, मतलब कि उसका पहले ज्ञान होता है। हम लोगों को किसका पहले ज्ञान होता है? मुख्यार्थ बात का या अमिधा शक्ति का या पद का पहले हमको क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? पहला लाइन देख लो, जो पीडीएफ भेजा हूँ उसका पहला ही लाइन है इतना। जो पीडीएफ भेजा था ना, फोटो खींच के आप लोग बोले थे अभिहिता अन्वयवाद लिखा है, उसके नीचे में लिखा है कि पहले पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद पदार्थों का संबंध वाला लाइन लिखा है ना, उसी को देखिए। तो पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होता है, तो पहले पद का प्रतीति होगा, पद या मुख्यार्थ बात, उसके बाद फिर उस पद में जो लिखा रहेगा पदार्थ इत्यादि का नाम या पदार्थों का, उसका प्रतीति होगा। कोई भी पुस्तक आप मतलब कि पढ़ रहे हो, जैसे कि
जैसे सामान्य उदाहरण के रूप में बताया जाए, कोई पुस्तक आप खोले, वहां पर यह आम है ऐसा लिखा रहेगा, तो पहले आप पद को देखोगे, यह लिखा है, आम लिखा है लिखा है, ये सब क्या आ गया, पद में आ गया, यह आम है। हाँ, तो पद का पहले प्रतीति होगा, उसके बाद फिर पदार्थ हो, उसमें कौन सा पदार्थ का नाम लिखा है, आम। उसके बाद आपका ध्यान किस में जाएगा, आम, मतलब कि उसके बाद आम का प्रतीति होगा। पहले पदों से, हाँ, पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, पद का प्रतीति हुआ, उसके बाद किसका प्रतीति हो रहा है, पदार्थों का। घुमा फिरा करके उसी बात को लिखा गया है। अब पदार्थों का प्रतीति होने के बाद पद का प्रतीति हुआ, उसके बाद किसका प्रतीति हुआ, पदार्थों का प्रतीति हुआ। तो पदार्थों के प्रतीति होने के बाद उसमें जो परस्पर संबंध रहता है, हाँ, पदार्थों का परस्पर संबंध, पद का प्रतीति हो गया, पदार्थों का प्रतीति हो गया, उसमें जो परस्पर संबंध रहता है, हाँ, परस्पर संबंध जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, उनमें जो आपसी संबंध रहता है, परस्पर संबंध रहता है, जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, वह किससे, मतलब कि वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित हो जाता है। वाक्यार्थ मर्यादा मतलब वाक्य के सहारे या वाक्य के मर्यादा के द्वारा उपस्थित हो जाता है, जिसकी अभिहिता अन्वयवाद क्या बताया जा रहा है, चौथे प्रकार का अर्थ शक्ति अभिहिता अन्वयवाद। अभिहित, पहला इसमें क्या आता है, अभिहित। अभिहित का तात्पर्य क्या होता है, अमिधा शक्ति, या फिर जो मुंह से बोला जाता है उसको अमिधा शक्ति कहते हैं, बोधित होता है, पहले अमिधा शक्ति द्वारा बोधित होता है। अब कोई भी व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से बात करेगा, तो दूसरा व्यक्ति जो रहेगा वह उसको बात करेगा, मतलब अमिधा शक्ति द्वारा बोधित होगा, उसी को लिखा है अमिधा शक्ति द्वारा बोधित होता है। फिर वक्ता उसका क्या करता है, तात्पर्य के अनुसार उसका अन्वय, अन्वय का तात्पर्य यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, हाँ, या संबंध को स्थापित करता है। यहाँ पर कम समझ में आएगा, इसका उदाहरण दिया गया है, नीचे पेज में देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा, जिससे वाक्यार्थ का प्रतीति हो जाता है, अर्थात कि अन्वय का सिद्धि हो जाता है, मतलब कि समझ जाता है। पहला व्यक्ति कुछ कह रहा है, अब सरल भाषा में बता रहा हूँ, इसको पुस्तकी भाषा को हटा करके, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से कुछ कह रहा है, तो पहला व्यक्ति के बोलने से दूसरा व्यक्ति सुनता है, और उन वाक्य को सुन करके, हाँ, वह वाक्य के अंतर्गत जो पदार्थ है या उसका अन्वय है, अर्थ है, उसको समझ जाता है। ठीक है, उसी बात को इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। देखिए, तो इससे क्या होता है, वाक्यार्थ का बोध होता है। इससे क्या होता है, वाक्यार्थ का बोध होता है, मतलब कि पहला व्यक्ति जो बोल रहा है उसका बोध हो रहा है, मतलब कि वो बोला उसको हम समझ गए। वाक्यार्थ का बोध होता है, मतलब कि पहला व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा, या साहित्य इत्यादि में जो भी लाइन लिखा है उसको हम पढ़े तो उसका बोध हो गया, मतलब हम उसको जान लिए, उसका ज्ञान हमको प्राप्त हो गया। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वाक्यार्थ के बोध के लिए, हाँ, पदार्थों का अन्वय को पहले माना जाता है। यहाँ पर अभिहिता अन्वयवाद के द्वारा पदार्थों के, हाँ, अन्वय को पहले माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कुमारिल भट्ट आदि का जो सिद्धांत है वह अभिहिता अन्वयवाद कहा जाता है। कुमारिल भट्ट तथा उसके अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र, उनके द्वारा इसको क्या कहा गया है, अभिहिता अन्वयवाद कहा गया है। इनके अनुसार, कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी के अनुसार क्या है, पदार्थों का संबंध पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर लिख लेना। वक्ता के तात्पर्य के अनुसार पदार्थों का हमको ज्ञान होता है, पदों से नहीं होता। वक्ता के तात्पर्य के अनुसार हमको पदार्थों का ज्ञान होता है, वक्ता जो बोल रहा है उसके तात्पर्य अर्थ के अनुसार हमको पदों का ज्ञान होता है।
ठीक है, इसलिए इसको तात्पर्यार्थ कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? तात्पर्यार्थ कहा गया है। इसलिए इसको तात्पर्यार्थ कहा गया है। हाँ, अगर वाक्य के द्वारा होता तो वाक्यार्थ कहते। वाक्य से नहीं होता पदार्थों का ज्ञान। वक्ता के तात्पर्य अर्थ से पदार्थों का ज्ञान होता है, वाक्य से पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। वाक्य से अगर पदार्थों का ज्ञान होता तो इसको तात्पर्य अर्थ नहीं कह करके वाक्यार्थ ऐसा कहा जाता। वाक्यार्थ में बोधक शक्ति नहीं रहता। तात्पर्य मतलब कि तात्पर्य अर्थ में बोधक शक्ति होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मतलब कि तात्पर्यार्थ कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसको चौथा प्रकार का शब्द शक्ति माना गया है। हाँ, और जो आप लोगों का अमिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति इसी में आगे पढ़ाया जाएगा। तो उसमें जो तीसरा नंबर का व्यंजना शब्द शक्ति आता है, उसको ये जो मीमांसक है वह नहीं मानते। मीमांसक व्यंजना शब्द शक्ति को नहीं मानते। ठीक है, उनके दृष्टि में यह चौथी या तीसरी शक्ति है। अर्थ अर्थ रूप में लेते हैं उसको। अब देखिए, यह तो केवल सामान्य जानकारी हो गया अभिहिता अन्वयवाद के बारे में। अब मुख्य अभिहिता अन्वयवाद कहाँ से स्टार्ट होता है, जो आप लोगों को पीडीएफ बना करके भेजा गया है, फोटो खींच करके उसमें लिखा है, देखिए। आकांक्षा योग्यता सन्निधि व साध। हाँ, आकांक्षा योग्यता सन्निधि व साध वक्षमाण स्वरूपानाम पदार्थानाम समन्वय तात्पर्य अर्थ विशेष विपुल पदार्थों की व्याख्याता समूल्य सतति अभिहिता अन्वयवादिनाम मतम वाच्य एव वाक्यार्थेति अन्विता विधानवादिना। बस अब यहाँ से आपको समझना है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात पूर्व में पढ़ चुके हो आप लोग, पहला सेमेस्टर में इससे संबंधित आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात, देखिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात लिखा है। आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, आकांक्षा किसको कहेंगे? आकांक्षा योग्यता सन्निधि। देखिए, आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन शब्दों का प्रयोग से यह स्टार्ट हो रहा है अभिहिता अन्वयवाद। ये नए शब्द है, इसलिए इसका अर्थ समझ लेना है आप लोगों को। शायद तक मैंने आप लोगों को प्रथम सेमेस्टर में दर्शन पढ़ा रहा था, तो न्याय दर्शन तर्क भाषा पढ़ाने के समय इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बता दिया गया है। फिर भी से इसको एक बार और आप लोग समझ लीजिए। आकांक्षा, पहला शब्द क्या आया है? सर्वप्रथम आकांक्षा। आकांक्षा का तात्पर्य होता है, आकांक्षा का तात्पर्य क्या होता है? श्रोता का जिज्ञासा रूप। लिखा है, देखिए जो फोटो खींच के भेजा हूं ना, उसमें सब लिखा है, मैं पहले से अंडरलाइन करके रखा हूँ। आकांक्षा का तात्पर्य श्रोता का जिज्ञासा रूप। श्रोता मतलब सुनने वाले का जो जिज्ञासा है उसको श्रोता कहते हैं। बोलने वाला कुछ बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन सुनने वाले के मन में क्या आ रहा है? हाँ, आगे और क्या बता रहे हैं, आगे और क्या बता रहे हैं, आगे और क्या बताना चाहते हैं। एक जिज्ञासा रहता है कि कुछ बोलता रहता है, और जब हम सुनते रहते हैं तो एक जिज्ञासा रहता है कि आगे क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, इसके आगे और क्या होगा, इसके आगे और क्या होगा। तो श्रोता का जो जिज्ञासा रूप है उसी को आकांक्षा कहा गया है। आकांक्षा शब्द आया, उसका तात्पर्य क्या है? श्रोता का जिज्ञासा रूप को आकांक्षा कहा जाता है। मतलब एक पद को सुने किसी के द्वारा बताया जा रहा है, तो एक पद को सुनने के बाद आपको व्यक्ति कह रहा है मैं जंगल से जा रहा हूँ और शेर आ गया। अब इन पदों को सुनने के बाद हम लोगों में क्या रहेगा? एक्साइटिंग रहेगा या जिज्ञासा रहेगा। अरे अचानक शेर आ गया, जंगल से अकेला जा रहा था, तो फिर हम लोग पूछेंगे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। क्या शेर ने आपको कुछ क्षति पहुंचाया, कि शेर आपको देख के भाग गया, कि आप उसको देख के भाग गए? मतलब ऐसे हम में क्या रहेगा? आकांक्षा रहेगा। ऐसे हम में क्या होगा? आकांक्षा प्रादुर्भूत होगा।
तो एक पद को सुनने के बाद अन्य पदों को सुने बिना पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं होता। अब जंगल से जा रहा था, शेर आ गया बोलेंगे तो पूरा अर्थ सुने बिना ज्ञान नहीं होगा कि शेर ने आपको खाया, कि आप शेर को देख के भाग गए। इसलिए वाक्य के अगले पद को सुनने का हमें क्या है, इच्छा उत्पन्न होता है। वाक्य के अगले पद को सुनने का हमें क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होता है। और उसी इच्छा का नाम क्या कहलाता है, आकांक्षा कहलाता है। उसी इच्छा का नाम क्या कहलाता है, आकांक्षा कहलाता है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई भी अनर्गल शब्द इत्यादि हम बोल दिए, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, तो ये मतलब कि उसके अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए, गौर अश्व पुरुषो हस्ती। जैसे कि आप लोग हो तो आप लोगों को सामने क्या बोल दिया गया, गाय। गौ मतलब कि गाय। अश्व, पुरुषो गाय के बाद अश्व मतलब कि घोड़ा, पुरुष मतलब कि व्यक्ति या पुरुष, गाय हाथी घोड़ा पुरुष, ऐसे बोल देंगे। तो इसमें इस पद को सुनने के बाद आप लोगों में आकांक्षा नहीं आएगा। क्या आएगा कि व्यक्ति पागल हो गया है, यह व्यक्ति पागल हो गया है। एक बार गाय बोलता है, एक बार कुत्ता बोलता है, एक बार घोड़ा बोलता है, एक बार गधा बोलता है। यह व्यक्ति क्या हो गया है, पागल हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने में नहीं। मतलब ऐसे अन्य अन्य प्रकार के पद को बोल करके हम उसको वाक्य नहीं बना सकते। मतलब ऐसे बोलेंगे वह वाक्य नहीं रहेगा, वह वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर योग्यता। आकांक्षा के बाद क्या आता है, योग्यता। योग्यता का अभिप्राय अंडरलाइन किया हूं, देखिए उसमें, पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव। पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव। जैसे कि पक्षी है, पक्षी का क्या है, मतलब कि आकाश में वर्चस्व रहता है, आकाश में उड़ता है। मामा जा रहा हूँ, आकाश में उड़ता है पक्षी। ठीक है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं बोलेंगे तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन हम क्या बोल देंगे वहां पर, हाथी आकाश में उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, परस्पर संबंध में बाधा आ गया। हाथी का आकाश के साथ संबंध हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हाँ, मछली जमीन पर तैर रहा है बोलेंगे तो यह भी क्या हो जाता है, बाधा आ जाता है। मछली जमीन में तैर ही नहीं सकता, इन दोनों के संबंध में बाधा आ रहा है, तो यह क्या कहलाता है, योग्यता। मछली का जमीन में तैरने का योग्यता नहीं है, हाथी का आकाश में उड़ने का योग्यता नहीं है। ठीक है। अर्थात जहाँ पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है, हाँ, उस पद समुदाय को वाक्य नहीं कहा जा सकता। ऐसा पद आएगा उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे जिसमें क्या है, बाधा आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे वाक्यार्थ का बोध नहीं होगा। हाथी मतलब कि आकाश में उड़ रहा है तो वाक्यार्थ का बोध नहीं हुआ, अन्वय नहीं हुआ, आप उसको समझ नहीं पाए क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता। हाँ, जैसे संस्कृत के उदाहरण के रूप में वहां पर लिखा है, मतलब कि वग्निना छिचंती, अग्नि से छेचन करता है। तो अग्नि से छेचन नहीं किया जा सकता, इसमें बाधा है। अग्नि में छेचन का योग्यता नहीं है, जल में छेचन का योग्यता रहता है। इसमें क्या आ गया, बाधा आ गया। मतलब इसमें योग्यता नहीं है, अर्थात अग्नि से सिंचाई नहीं किया जा सकती। ठीक है, वो अग्नि तथा सिंचन के संबंध में बाधा होने पर यहाँ पर योग्यता का अभाव है। इस कारण इन शब्दों को वाक्य नहीं कहा जा सकता। तीसरा है सन्निधि पद। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद, ऐसा लिखा है, तो तीसरा क्या आ जाता है, सन्निधि पद। सन्निधि पद का तात्पर्य होता है अविलंब से पदों का उच्चारण करना। सन्निधि पद का तात्पर्य होता है अविलंब से पदों का उच्चारण करना। अविलंब से, जैसे कि किसी नेता का भाषण इत्यादि सुनने के लिए गए हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत रुक रुक के बोलते हैं, बहुत रुक रुक के, 5 सेकेंड 10 सेकेंड रुक जाए रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरा शब्द बोलेंगे उसके आगे वाला। तो यहाँ पर विलंब हो जा रहा है पदों को उच्चारण करने में। फिर माइंड को क्या कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि इससे पहले क्या बोल रहा था, बीच बीच में रुक जा रहा है। उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है, पुस्तक में देखिए, आप लोगों को जो फोटो खींच करके भेजा हूँ उसमें एक ही व्यक्ति द्वारा घंटे घंटे भर बाद अलग अलग उच्चारण करता है।
घंटे घंटे बाद, जैसे कि मैं 1 घंटे आप लोगों के समक्ष आया, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर 1 घंटे के लिए गायब हो जाऊंगा, फिर आऊंगा 1 घंटा बाद में बोलूंगा हाँ घर की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, मतलब कि बाधा भाव आ गया, विलंबता आ गया। आप लोग कैसे घर जा रहा हूँ उतना टाइम आया, तो ऐसे मतलब कि वह हाँ वाक्य नहीं कहलाएगा, उसमें आसक्ति सन्निधि नहीं है। इसलिए यहाँ पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पद समुदाय रहता है, उसी को वाक्य कहते हैं। हाँ, वाक्य कौन कहलाएगा? जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त जो पद समुदाय रहता है वही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्योंकि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि रहेगा तो वहां पर हमको क्या होगा? वाक्यार्थ का बोध होगा। और जिस वाक्य में आकांक्षा का अभाव है, सन्निधि का अभाव है, योग्यता का अभाव है, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा, उसमें अन्वय का सिद्धि होगा ही नहीं, वो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो ग्रंथकार आचार्य मोहम्मद है, यहाँ पर इसको बताने के लिए, किसको बताने के लिए? अभिहिता अन्वयवाद को बताने के लिए इन तीनों को सर्वप्रथम क्या किया है? उल्लेख किया है। अभिहिता अन्वयवाद में पहले पदों का केवल अन्वित पदार्थ उपस्थित होता है, उसके बाद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल में, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि जो बताया गया उसके बल से तात्पर्य शक्ति के द्वारा परस्पर संबंध रूप वाक्यों से पदार्थों का बोध होता है। यह अभिहिता मतलब कि अभिहिता अन्वयवादी कुमारिल भट्ट का मत है, ऐसा बताया गया है। देखिए, जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसे पदों द्वारा अभिहित केवल, क्या शब्द लिखा है? अभिहित केवल पदार्थों का, अभिहित केवल पदार्थों का आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने में पदार्थों से प्रतीति होने वाला अर्थ होने पर भी, अर्थ होने पर भी तात्पर्य विषयभूत अर्थ होने के कारण, तात्पर्य के विषयभूत अर्थ होने के कारण विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहिता अन्वयवादियों अर्थात कुमारिल भट्ट एवं उनके अनुयायियों का मत है। इसको एक बार और आप लोग पढ़ो, एक बार और पढ़ना ही पड़ेगा, 2 बार क्यों नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष क्लास है। इसको एक बार और पढ़ो, इसके बाद इसको पुनः दूसरे क्लास में बताएंगे, और अगर समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जो अन्विता विधानवाद है ना, ये जस्ट इसका उल्टा, हाँ ये जस्ट इसका क्या है? उल्टा है। पहले पदार्थ का प्रतीति होता है, फिर पदों का प्रतीति होता है, बोले गए। अन्विता विधानवाद क्या बोलता है? पहले पदार्थों का प्रतीति होता है, फिर पदों का। और अभिहिता अन्वयवाद क्या बोल रहा है? जो पहला वाला भी पढ़ाया गया, पहले पदों का प्रतीति होता है, फिर पदार्थों का। दोनों एक समझ आ गया तो दूसरा समझ आ गया। तो आप लोग इसको क्या करो, एक बार और रिपीट करो, फिर और अच्छे से बताएंगे, ठीक है? और इसको रिपीट करो, फिर कुछ पूछना है कि किसी को कुछ पूछना है कि बंद कर दें? चलिए, नहीं पूछना है तो बंद कर दें, ठीक है? कल और इसका एक बार और तैयारी कर लो, आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा तब तक। नहीं पिया, रुक ना, आराम से पिया, गर्मा था वे के देखा कहाँ